नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटन नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों, इतिहास की इन क्लासों में हम देख रहे थे 18वीं सदी का भारत। और 18वीं सदी के भारत में हमने देखा था कैसे कैसे मुगल साम्राज्य से टूटकर नए राज्यों का उदय हुआ। इसी क्रम में एक नया राज्य उभर के सामने आया जिसका नाम था मराठा राज्य। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मराठा राज्य के बारे में। तो दोस्तों, मराठा राज्य, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, मध्यकाल, मध्यकाल का मराठा राज्य और आधुनिक काल। इसमें हम देखेंगे 1674 से 1713 के बीच की स्थिति, जिसे हम कहते हैं छत्रपति काल। जो 1674 से 1712 के बीच का जो काल था उसको हम बोलते हैं मध्यकाल यानी छत्रपति का काल। उसके बाद आधुनिक काल 1713 से शुरू होकर ये 1818 तक जाता है और इस काल को हम बोलते हैं पेशवाओं का काल। पेशवाओं का काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय जो सत्ता थी वो पेशवाओं के पास थी। शक्तिशाली मराठा साम्राज्य में पेशवा हो चुके थे। पहले छत्रपति यहाँ पर शासन करते थे। उसके बाद 1713 के बाद जो सत्ता में आए, वो सत्ता की शक्ति जो रहने लगी वो पेशवाओं के पास रहने लगी। इसके लिए इसको पेशवाओं के काल के रूप में जानते हैं। तो अगर हम शुरू से देखें तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट था, और यहाँ पर पश्चिमी तट, सॉरी, और यहाँ पर पश्चिमी घाट। ये था हमारा पश्चिमी घाट। ऐसे यहाँ पर पूर्वी घाट और पूर्वी तट, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र था ये था कोंकण क्षेत्र, जो यहाँ पर तापी नदी से, और यहाँ पर मान लीजिए आप गोवा तक, तापी नदी से गोवा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। कुछ जगहों पर मराठी भाषा भी बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसको लिए इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक है? जो तापी नदी से गोवा के बीच तक है। यहाँ पर ही आगे चलकर मराठा राज्य की स्थापना होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मराठी भाषा लोग बोलते थे उनको मराठा कहते थे। और ये क्षेत्र क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी ये पश्चिमी घाट के पूर्व में है। तो यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो पानी की कमी के कारण यहाँ पर कृषि के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये क्षेत्र क्या है? कृषि के लिए कम उन्नत है, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर कृषि उतनी अच्छी तरह से नहीं की जा सकती, इसलिए कम उपजाऊ क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर जो मराठा थे, इसीलिए मराठा क्या सेवा क्षेत्र में अधिक थे। मराठा कृषि में ना होकर किस में थे? मराठे सेवा क्षेत्र में थे। और उस समय सेवा का क्षेत्र आज की तरह तो नहीं था। उस समय सेवा का क्षेत्र क्या था? सेना में जाना। तो मराठे अच्छे लड़ाके थे, और ये कई राज्यों में अपनी सैन्य सेवा दिया करते थे। तो सेवा क्षेत्र क्या था उस समय? सैन्य सेवा। और उस समय यहाँ पर बहमनी राज्य के
बंटने के बाद बीदर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसे राज्य थे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद इन पांचों राज्यों का क्या हुआ, उत्थान हुआ। और जब ये पांचों राज्य बने तो जो ये मराठे थे इन राज्यों में अपनी क्या करते थे, इनमें मराठे सैन्य सेवा देते थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका नेतृत्व शिवाजी करेंगे। और शिवाजी क्या थे, स्वराज के बहुत बड़े समर्थक थे, तो अपने राज्य की स्थापना करेंगे। तो अभी देखेंगे हम मराठे राज्य की स्थापना कैसे कैसे हुई। अब देखते हैं मराठा राज्य। अगर मराठा राज्य की संकल्पना किसने दी, तो मराठा राज्य की संकल्पना शिवाजी द्वारा दी गई। जो मराठा राज्य है इसके बनाने की संकल्पना किसने दी, वो शिवाजी ने दी। अब शिवाजी के बारे में जाने तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहां पर, तो शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 में शिवनेर के दुर्ग में, और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। तो शिवाजी का काल जो रहा 1627 से 1680 के बीच में रहा। जो इनके पिता थे शाहजी भोसले, वो एक बड़े जमींदार थे। कहाँ के, पुणे के। तो पुणे के एक बड़े जमींदार थे, लेकिन जिस क्षेत्र में ये रहते थे वो क्या था, कम उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि पर निर्भरता बहुत कम थी। तो ये बीजापुर राज्य के अधीन सैन्य सेवाओं में कार्यरत थे। तो इनके पिता शाहजी भोसले क्या पुणे के जागीरदार थे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर क्या था, कृषि के लिए कम उपजाऊ क्षेत्र था। तो शाहजी भोसले क्या करते थे, बीजापुर के लिए सैन्य सेवा देते थे। तो यहां तक क्या थे, इनके पिताजी सैन्य सेवा देते थे, जबकि ये एक बड़े जागीरदार थे। कहाँ के, पुणे के। जब शिवाजी छोटे थे तो शिवाजी एक बार शाहजी भोसले से बोलते हैं कि हम इतने बड़े जागीरदार हैं, लेकिन फिर भी हम बीजापुर के यहाँ या अन्य राज्यों में क्यों सैन्य सेवाएं देते हैं। तो इससे पता चलता है कि शिवाजी के मन में बचपन से ही स्वराज की भावना थी। शिवाजी की माता जीजाबाई इनकी माता थी। और संरक्षक बोले तो जब शाहजी भोसले नहीं होते थे तो उनकी किले की देख रेख का कार्यभार कौन संभालता था, उसको बोलते थे संरक्षक। तो इनके संरक्षक थे दादा कोंडदेव, जो जिनके संरक्षण में शिवाजी का पालन पोषण हुआ। और इनके गुरु रामदास, तो शिवाजी के जो गुरु थे रामदास थे। तो हमने जाना शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनकी मृत्यु 1680 में हुई। तो शिवाजी का अगर कार्यकाल पूछे तो कहां से कहां तक, 28 से 80 तक, 27 से 80 तक। इनके पिता शाहजी भोसले जो पुणे के बड़े जागीरदार थे, लेकिन पुणे का क्षेत्र कैसा था, कम उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि वहां पानी की कमी थी। इसलिए बीजापुर के लिए सैन्य सेवाएं देते थे, क्योंकि मराठे पहले से ही लड़ाकू थे तो सैन्य सेवाएं देते थे।
और माता जीजाबाई, और जो इनके संरक्षक थे, जिनके संरक्षण में शिवाजी का लालन पोषण हुआ, वो थे दादा कोंडदेव। कोंडदेव के संरक्षण में ही इनका पालन पोषण हुआ। गुरु, इनके गुरु थे रामदास। तो ये थे शिवाजी के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं शिवाजी ने कैसे कैसे मराठा राज्य की नींव रखी। इसके बाद जो उस समय मराठा राज्य की संकल्पना के समय जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर दिल्ली में क्या थे? मुगल। दिल्ली में मुगल का राज था। उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। उस समय दिल्ली का शासक औरंगजेब, कौन? मुगल शासक था। उसके बाद यहाँ पर एक बीजापुर, यहाँ पर बीजापुर, और यहाँ पर गोलकुंडा, जो हमने पिछली क्लासों में देखा कहाँ से टूट के बने थे? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद इनका उदय हुआ। और इसके ऊपर अहमदनगर, और यहाँ पर मराठे, क्योंकि अभी मराठों का उदय नहीं हुआ, इनका कोई अभी राज्य नहीं है, तो मराठे अभी बिना राज्य के, यानी दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय औरंगजेब जो था, वो बीजापुर के और गोलकुंडा को अपने में विलय करना चाहता था। इस समय औरंगजेब क्या करेगा? बीजापुर को और गोलकुंडा पे क्या करेगा? विलय करना चाहता था। किसमें? अपने साम्राज्य में। और इधर से शिवाजी क्या करेंगे? बीजापुर पर हमला। बीजापुर के छोटे छोटे जो उनके किले थे, उनको जीतते आ रहे हैं। तो इधर से बीजापुर पर हमला कौन कर रहे हैं? मराठे, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? शिवाजी। तो इधर से शिवाजी कर रहे हैं, और इधर से औरंगजेब भी चाहता है कि बीजापुर के विलय कहाँ हो जाए? मराठा मुगल साम्राज्य में हो जाए। तो इस समय एक त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। किसके बीच में? मुगलों, दिल्ली में मुगल भी चाहते थे कि क्षेत्र अपना हो, और इधर मराठे, और इधर बीजापुर। ठीक है, तो ये त्रिकोण संघर्ष की स्थिति कहां बनी? इस क्षेत्र में बनी। ठीक है, क्योंकि हर कोई चाह रहा था बीजापुर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। और बीजापुर कोई कमजोर राज्य नहीं था, बीजापुर भी उस समय मजबूत राज्यों में आता था। बीजापुर के आदिल शाही वंश उस समय मजबूत शासकों की श्रेणी में भी आते थे। लेकिन मुगल और मराठे इस तैयारी में थे कि जैसे ही मौका मिले वो बीजापुर पर अपना साम्राज्य की स्थापना कर दें या अपने साम्राज्य में मिला लें। अब अगर हम शिवाजी के आरंभिक अभियानों के बारे में जानें, कैसे कैसे उन्होंने मुगल साम्राज्य की धीरे धीरे नींव रखी, तो शिवाजी ने 1643 में, सबसे पहले शिवाजी ने 1643 में सिंहगढ़ के किले को जीता। किसको? अब यहां ध्यान, बीजापुर को हराकर। तो 1643 में सिंहगढ़ किला जीता। और किसे हराकर जीता? बीजापुर को हराकर। तो एक तरफ से मराठे बीजापुर पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है,
और उसके क्षेत्र पर धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। तो पहला हमला किला जब 1643 में जीता शिवाजी ने, वो बीजापुर को हराकर सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद दूसरा 1646 में, दूसरा 1646 में तोरण का किला। इसके बाद शिवाजी आगे बढ़े और 1646 में तोरण के किले को जीता। 1648 में, इसके बाद 1648 पुरंदर, किसको? पुरंदर का किला। शिवाजी ने पुरंदर का किला 1648 में जीता। उसके बाद 1656 में इन्होंने, अब 1656 में ही एक मराठा सरदार था चंद्रराव मौर्य, जिनको हराकर शिवाजी ने जावली का किला जीता। यानी अब मराठों में जो शक्तिशाली थे उनको भी हराए थे, यानी मराठों का एक मुश्त जो नेतृत्व करने वाले थे वो आगे चलकर शिवाजी करने वाले थे। तो 1656 में जो इन्होंने एक शक्तिशाली मराठा सरदार, जिसका नाम क्या था? किरणराव मौर्य को हराकर जावली का किला जीता। जावली का किला जीता। ठीक है, तो ये थे शिवाजी के प्रारंभिक क्या अभियान, जिसमें 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता, किससे? बीजापुर से। 1646 में इन्होंने तोरण के किले को जीता, 1648 में पुरंदर को, और 1656 में इन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य को हराकर जावली का किला जीता। तो ये थे शिवाजी के प्रारंभिक अभियान। अब इसके बाद, इन प्रारंभिक अभियानों के बाद शिवाजी को राजस्व मिलने लगा, उनकी सेना बड़ी होने लगी, यानी शिवाजी धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे। उसके बाद शिवाजी ने 1659 में शिवाजी की डायरेक्ट टक्कर हो गई बीजापुर के साथ। अभी तक बीजापुर के छोटे छोटे क्षेत्रों पर शिवाजी कब्जा करते जा रहे थे, तो अभी शिवाजी से बीजापुर के आदिल शाही वंश भी परेशान होने लगा। तो अब इससे आगे देखें 1659 में, 1659 शिवाजी वर्सेस बीजापुर। और बीजापुर में इस समय शासन किसका है? आदिल शाही वंश का, यूसुफ आदिल शाही वंश का शासन है बीजापुर में। और बीजापुर से शिवाजी से बीजापुर वाले बहुत परेशान आ चुके हैं, क्योंकि शिवाजी लगातार उन पर आक्रमण कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासकों ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति आदिल शाही वंश ने अपने सबसे शक्तिशाली और योग्य सेनापति, जिसका नाम क्या था? शक्तिशाली सेनापति जिसका नाम था अफजल खां, उसको शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। यानी अफजल खां को बोला कि भैया इस शिवाजी नाम की परेशानी से हमें मुक्त कराओ, शिवाजी को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा, मतलब कैसे भी हमें इससे पीछे छुड़ाओ। इतना परेशान हो चुका था बीजापुर शिवाजी से। और शिवाजी, वो बीजापुर का जो एक सेनापति था अफजल खां, वो ये शिवाजी की तरफ कूच करता है। और शिवाजी कहाँ मिलते हैं?
प्रतापगढ़ किले के पास शिवाजी बैठ जाते हैं। शिवाजी बहुत योग्य और कुशल लड़ाके भी थे, तो वो क्या करते हैं, शिवाजी प्रतापगढ़ के किले के पास बैठ जाते हैं। अब अफजल खान वहां आक्रमण नहीं कर सकता। अफजल खान को पता था कि गोरिल्ला वार में शिवाजी बहुत मजबूत है, उनको ऐसे नहीं हराया जा सकता। अगर उनके क्षेत्र में जाकर हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। इसी क्रम में अफजल खान अपने एक दूत को भेजता है। तो अफजल क्या क्या करेगा, अपना दूत भेजेगा किसके पास, शिवाजी के पास। शिवाजी के पास भेजा। उस दूत का नाम क्या था, उस दूत का नाम था कृष्णराव भास्कर। तो कृष्णराव भास्कर को दूत बनाकर अफजल खान ने शिवाजी के पास भेजा। दूत का नाम कृष्णराव भास्कर। अब कृष्णराव भास्कर शिवाजी के पास पहुंचते हैं, शिवाजी से बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि भैया बात कर लो, किससे, अफजल खान से। लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, आप जाकर बात कर लो। तो शिवाजी कृष्णराव भास्कर से पूछते हैं कि भैया सुरक्षा की गारंटी, हमारे साथ विश्वासघात तो नहीं होगा। तो कृष्णराव भास्कर इस बात पर कोई उत्तर नहीं देते, यानी इस बात पर मौन हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि भैया इस बात की मेरी भी कोई गारंटी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था कि वहां पर विश्वासघात होगा या नहीं होगा। या यूं ये बोल देते हैं कि विश्वासघात होगा, ऐसा उनके मौन का मतलब शिवाजी समझते हैं। और इसके बाद शिवाजी मिलने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन शिवाजी मिलने के लिए दो शर्त रखते हैं। पहली, बातचीत का स्थान हम तय करेंगे और सुरक्षा की गारंटी हो। यानी सुरक्षा की गारंटी की मतलब कि ऐसा ना हो कि मैं अकेला जाऊं और वहां पर मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाए, इसलिए मैं अपने साथियों को सुरक्षा को साथ लेकर जाऊंगा। तो क्या होगा वहां पर, शिवाजी क्या करेंगे, शिवाजी दो शर्तें रखते हैं। पहली कि मिलने का स्थान हम तय करेंगे और दूसरी सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, तो शिवाजी ने दो शर्तें रखी कि भाई हम बातचीत तो कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक तो मिलने का स्थान कहाँ मिलना है वो हम बताएंगे, दूसरा सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो ये था शिवाजी को और यहाँ तक अफजल खां के बीच में जो मिलने से पहले हुआ। अब देखते हैं शिवाजी अफजल खां से मिलने जाते हैं और इस समय शिवाजी अपने सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। और एग्जामिनर हमेशा यहाँ से सवाल पूछता है कि शिवाजी ने अपने सुरक्षा कवच में या अपनी अफजल खां से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया, क्या इंतजाम किया। तो उन्होंने जो इतिहास में देखने को मिलता है तीन चीजें। सर पर उन्होंने एक लोहे का टोपा, सिर पर लोहे का टोपा जिसको बोलते हैं जिन टॉप, मतलब एक अपनी पगड़ी के अंदर हेलमेट जैसा लोहे का सिला लिया कि कोई सर पर वार करे तलवार से तो कुछ असर ना हो। तो उन्होंने क्या किया, सर पर एक अपनी पगड़ी के अंदर लोहे का टोप या लोहे का टोपा पगड़ी के अंदर पहन लिया। दूसरा, शरीर पर चिलकट, शरीर पर चिलकट यानी अपने कपड़ों के अंदर एक लोहे की ऐसी शील्ड या चादर या कोई कवच ऐसा पहन लिया जिससे कोई वार करे तो उनका असर ना हो। तीसरा, उन्होंने अपनी उंगलियों में या हाथ में वाक नग, वाक नग यानी अपनी उंगलियों में ऐसा एक अंगूठी टाइप, वो ऊपर से लगे कि अंगूठी, यहां से पहनने पे लगे अंगूठी, लेकिन अंदर की तरफ उसमें क्या ऐसे खंजर टाइप यानी
चाकू जैसे ऐसे निकले हुए थे इतने बड़े बड़े, जिससे कि वो किसी को फाड़ सके। इसके बाद जैसे ही शिवाजी एक तंबू में अफजल खां से मिलते हैं, तो अफजल खां काफी हट्टा कट्टा और चौड़े किस्म का इंसान था, यानी काफी तगड़ा इंसान था, और शिवाजी की हाइट थोड़ी कम थी। तो जैसे ही शिवाजी उससे मिलने अंदर जाते हैं, तो शिवाजी को एकदम अपनी ऐसे बगल में दबा लेता है और उनके ऊपर खंजर से, मतलब एक चाकू से वार करता है। तो शिवाजी वहीं से ही यहाँ से उसकी आते फाड़ देते हैं और शिवाजी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कृष्णराव भास्कर उन पर आक्रमण करता है, क्योंकि कृष्णराव भास्कर तो बीजापुर की ओर से था। तो कृष्णराव भास्कर को भी शिवाजी बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी की सौगंध खाता हूं, मैं आपको नहीं मारूंगा या मैं आपको हमला नहीं करूंगा, आप मुझे जाने दे। लेकिन कृष्णराव भास्कर तब भी नहीं मानते और उनके ऊपर हमला करते हैं, और इसी में ही शिवाजी कृष्णराव भास्कर को भी मार देते हैं। तो इस तरह से शिवाजी ने अफजल खां का अंत किया। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अफजल खां एक माना हुआ योद्धा था, और ये मान लीजिए कि बीजापुर की रीढ़ की हड्डी था। इसके गिरने के बाद बीजापुर एकदम और कमजोर हो गया। तो ये था 1659 का अफजल खां के साथ मीटिंग। अब देखते हैं हम शिवाजी का औरंगजेब के से कैसे सामना होगा। तो 1663 में औरंगजेब अपने एक सेनापति को, 1663 में 1663 औरंगजेब अपने सेनापति किसको भेजेगा, शाइस्ता खां को। शिवाजी की चुनौती से निपटने के लिए औरंगजेब ने एक अपने योग्य सेनापति शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी की चुनौती को खत्म करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, अपने एक योग्य सेनापति को भेजा कि जाओ शिवाजी से निपटो। लेकिन शिवाजी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे, और जैसे ही शिवाजी पर शाइस्ता खां हमला करता है, तो शिवाजी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, यानी यह सोच लिए पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शिवाजी को अपनी ताकतों का भरोसा था और अपनी ताकत जानते थे कहाँ मेरी ताकत है। तो इसके लिए शिवाजी थोड़ा पीछे हटते हैं, और फिर गोरिल्ला युद्ध नीति से उस पर दोबारा से हमला करते हैं, और शाइस्ता खां जान बचाकर भाग जाता है। यानी सिर्फ ये मान लीजिए कि अपनी जान बचाकर ही भाग पाता है, और शाइस्ता खां पराजित हो जाता है। तो शाइस्ता खां को भेजे गए किसके खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ, और परिणाम शाइस्ता खां पराजित। शाइस्ता खां क्या हो गए, पराजित हो गए। यानी 1643 से 1663, यानी 20 सालों में, 2 दशक में शिवाजी ने बीजापुर को तो लगभग लगभग खत्म कर दिया, और औरंगजेब के एक महत्वपूर्ण सेनापति शाइस्ता खां को भी हरा दिया। यानी शिवाजी अब बहुत बड़े चुनौती के रूप में मुगलों के सामने आ चुके थे। यानी अभी मुगलों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, जिसका नाम था शिवाजी। इस 1663 के बाद शिवाजी का हौसला और मजबूत होता है, और 1664 में वो मुगलों के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र, यानी 1664 में क्या करेंगे शिवाजी, 1664 में मुगलों के व्यापारिक केंद्र, और मुगलों का उस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, वो था सूरत। सूरत पर क्या करेंगे शिवाजी, हमला करेंगे। शिवाजी 1664 में सूरत पर हमला करते हैं, और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्रित करते हैं, धन लूटते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे शिवाजी, अधिक मात्रा में
धन प्राप्त करते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सूरत पर कब्जा कर लेते हैं। अब सूरत जो था मुगलों का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और यहाँ से राजस्व की प्राप्ति मुगलों को बहुत होती थी और इस पर शिवाजी अपना नियंत्रण कर लेते हैं। तो इसको देखने के बाद मुगलों में भी, औरंगजेब में भी खलबली मच जाती है कि हमारा इतना बड़ा केंद्र था, उस पर शिवाजी ने अपना नियंत्रण कर लिया है। इसके बाद 1665 में औरंगजेब राजा जयसिंह, जो आमेर के शासक थे, उनको शिवाजी से लड़ने के लिए भेजता है। यानी शिवाजी की चुनौती को निपटाने के लिए अब क्या करेगा औरंगजेब, औरंगजेब जयपुर के उस समय के शासक महाराजा जयसिंह को भेजेगा शिवाजी से युद्ध करने के लिए। तो आगे देखते हैं 1665 में क्या होगा, औरंगजेब किसे भेजेगा, आमेर के शासक जय सिंह को। और जयसिंह एक बड़ी सेना लेकर चढ़ाई कर देता है मराठा राज्य पर। अब जैसे ही मराठा राज्य पर जयसिंह जयसिंह चढ़ाई करेगा और वो शिवाजी को समझाता है कि भैया मुगलों से आपका कोई डायरेक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, यानी सीधी तो कोई लड़ाई है नहीं, आप क्यों उनसे उलझना चाहते हो, आप अपना साम्राज्य दक्षिण में काफी बड़ा कर सकते हैं। तो शिवाजी उसकी बातें को समझकर एक संधि करते हैं। क्या करते हैं, जयसिंह, शिवाजी और जयसिंह दोनों के बीच एक संधि होगी, जिसको हम इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। इसके पुरंदर की संधि। और ये किसके बीच हुई है पुरंदर की संधि, मुगल और मराठे। मुगलों की ओर से कौन है, जय सिंह, आमेर के राजा जय सिंह, और मराठों की तरफ से शिवाजी। तो दोनों के बीच में पुरंदर की संधि होती है। यानी मुगलों को उस समय औरंगजेब जो सबसे शक्तिशाली शासक था मुगलों का, उसको भी शिवाजी से संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस संधि में यह सुनिश्चित किया गया कि जो शिवाजी हैं वो मुगलों के खिलाफ, बीजापुर के खिलाफ मुगलों का नेतृत्व करेंगे। इसमें चलो इसकी शर्तें अलग से लिखते हैं। पुरंदर की संधि, इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये थी कि शिवाजी बीजापुर के खिलाफ या बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नेतृत्व। क्योंकि जय सिंह ने शिवाजी को भी यह समझाया कि मुगल तो इतनी दूर हैं और आप मराठे इतनी दूर हो, दोनों के बीच में ज्यादा कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, लेकिन बीजापुर बीजापुर हम दोनों का विरोधी है, पहले मिलकर बीजापुर को ही खत्म कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का नेतृत्व करेंगे। दूसरा, इस संधि में महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले
मुगलों को दे दिए। यानी अपने 35 किलो में से 23 किले किसको दे दिए? मुगलों को दे दिए। और इन 23 किलो की उस समय आए 4 लाख खून थी। 4 लाख खून। खून क्या थी? उस समय की मुद्रा, उस समय की मराठा साम्राज्य की मुद्रा थी खून। तो उस समय जो 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दिए, उन 23 किलो की वार्षिक आय यानी उनसे सालाना राजस्व की जो प्राप्ति होती थी वो 4 लाख खून थी, जो एक बड़ा अमाउंट था उस समय का। इस बात से उनकी माता भी शिवाजी से नाराज हुई कि आपने अच्छा नहीं किया। तीसरा, शिवाजी को 5,000 का मनसब देने की बात कही। मुगलों ने क्या कहा? तीसरी क्या शर्त थी इसमें कि मुगल शिवाजी को 5,000 का मनसब देंगे। लेकिन शिवाजी क्या करते हैं? इसको खुद ना लेकर, क्योंकि शिवाजी के मन में स्वराज की भावना पहले से ही उत्पन्न थी, वो छोटेपन से ही स्वराज के लिए जिए हैं। तो उन्होंने अपने आप इस मनसब को ना लेकर अपने पुत्र संभाजी को दिला दिया। किसको? संभाजी को। शिवाजी ने अपने आप ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की एक व्यवस्था थी जिसमें आप मान लीजिए कि एक उस क्षेत्र का सेनापति या एक सम्मानित पदवी थी जिससे कि इतने की आपको कमाई होती रहेगी और आप हमारा नेतृत्व करेंगे। तो ये 5,000 की मनसबदारी शिवाजी को दी, लेकिन शिवाजी ने अपने आप न लेते हुए इसे अपने पुत्र संभाजी को दिलवा दिया। और एक शर्त यही थी। ठीक है, तो ये 3 शर्तें जो मुख्य थी कि शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों का नेतृत्व करेंगे। दूसरा, शिवाजी को 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देने पड़े जिनकी वार्षिक आय 4 लाख खून थी। और शिवाजी को 5,000 की मनसबदारी की बात कही गई जिसे शिवाजी ने संभाजी को दिला दिया। शिवाजी लेकिन शिवाजी ये सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि शिवाजी इस संधि को करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने की क्योंकि बीजापुर के स्थान पर मराठा राज्य की स्थापना करने के लिए। क्योंकि वो चाहते थे कि ये बीजापुर है, इसको मैं मराठों के अधीन कर लूंगा अगर मैं मुगलों का साथ ले लेता हूं। अगर मुगल और मराठे मिल जाएंगे तो मराठे तो यहां से लूटपाट करके चले जाएंगे, तो इस पर मेरा अधिकार रहेगा। तो इस कारण शिवाजी ने ये संधि की। इसके बाद 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाएंगे। 1666 में क्या होगा? शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाएंगे। शिवाजी शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी गए औरंगजेब से मिलने मुगल दरबार में। और शिवाजी जैसे ही मुगल दरबार में पहुंचते हैं, वैसे तो उनकी काफी अवभगत होती है, लेकिन जैसे मुगल दरबार में शिवाजी बैठे रहते हैं तो औरंगजेब के व्यवहार से शिवाजी नाराज होकर उस समय अपनी तलवार दरबार में ही निकाल लेते हैं। और इस सब के बाद औरंगजेब शिवाजी को आगरा के जयपुर महल में नजरबंद कर देता है। क्या करेगा? औरंगजेब शिवाजी को आगरा के आमेर महल या जयपुर महल में नजरबंद कर देता है। यानी शिवाजी उसके व्यवहार से नाराज होकर उसके दरबार में ही तलवार निकाल लेते हैं और उससे शिवाजी को औरंगजेब क्या करता है?
आगरा के जयपुर महल में या आमेर महल में बंद नजर बंद कर देता है। शिवा इसके बाद ऐसा कहते हैं कि शिवाजी यहाँ से फलों की टोकरी में निकल कर भागे, यानी फलों की टोकरी को अपने सर पर रखकर उसमें संभाजी को बैठाकर वहां से निकले। कई कहते हैं कि टोकरी में बैठकर शिवाजी वहां से निकले, और वहां से निकलने के बाद 1666 में वहां से निकलने के बाद शिवाजी ने 1674 में जाकर मराठा राज्य की स्थापना की, और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। तो इसके बाद 1674 में क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हो, कहाँ होगा, रायगढ़ किले में। कहां पर, रायगढ़ किले में। जैसे ही शिवाजी वहां से भागे और भागकर पहुंचे तो इन्होंने अपना अलग मराठा राज्य की स्थापना करने की कसम खा ली, और इनका राज्य अभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ। और जो इनका राज्याभिषेक किया वो थे बनारस के पंडित गंगा भट्ट। जो राज्याभिषेक किया गया पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, जो कहां से थे, बनारस के पंडित थे। तो बनारस के पंडित गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। अब इसके बाद शिवाजी ने मराठा राज्य के राजा बनने पर छत्रपति की उपाधि दी, यानी यहां पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की, यानी जो मराठों का सबसे बड़ा संरक्षक होगा, राजा होगा, उसको बोला गया मराठों के छत्रपति। अब शिवाजी ने यहां पर हिंदुओं की रक्षा की कसम खाई, यानी कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ऐसी कसम किसने खाई, शिवाजी ने खाई। अब शिवाजी को मराठा राज्य की स्थापना करने के लिए, मराठा राज्य को चलाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता थी, जिनकी उन्होंने उसके बाद में गठन किया। अब देखते हैं शिवाजी को राज्य चलाने के लिए आवश्यक क्या क्या बदलाव करने पड़े और क्या क्या आवश्यकता थी। तो सबसे पहले जो चीज की आवश्यकता थी वो थी राजस्व की, यानी धन की। बिना धन के तो कोई राज्य चल नहीं सकता। तो पहला उनका था राजस्व। अब राजस्व के लिए उन्होंने दो व्यवस्थाओं को अपनाया। एक व्यवस्था थी चौथ और दूसरी सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी दो राजस्व व्यवस्थाएं जो शिवाजी ने अपनाई। चौथाई क्या था, चौथ था जो एक चौथाई, यानी मराठा राज्य द्वारा अपने पड़ोसी राज्य से वसूला जाने वाला कर। तो चौथ क्या था, मराठा राज्य द्वारा सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, यानी मराठा राज्य की अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो क्या करना होगा, आपको चौथ देना होगा। सरदेशमुखी मराठों के जमींदारों, ये मतलब जो मराठा राज्य में जमींदार होते थे उन पर लगाया जाने वाला टैक्स, यानी सरदेशमुखी क्या था, मराठा राज्य के जमींदारों पर लगाया जाने वाला कर, यानी जो मराठा राज्य में बड़े बड़े जमींदार थे जो मोटी मलाई खा रहे थे उन पर लगाया जाने वाला कर था
सरदेशमुखी। इसमें जो जमींदार होता था यानी देशमुख, जमींदार को बोलते देशमुख, और उनका छत्रपति सरदेशमुख, सरदेशमुख यानी देशमुखों का भी छत्रपति सरदेशमुख, जो इसके टैक्स के नाम से जाना गया। उसके बाद राजस्व के बाद जो शिवाजी को आवश्यकता थी, तो वो आवश्यकता थी मजबूत सेना की। दूसरी आवश्यकता किसकी थी? मजबूत सेना। शिवाजी को एक मजबूत सेना की आवश्यकता थी। दूसरा मंत्रिमंडल। तीसरा क्या था? मंत्रिमंडल। तो शिवाजी ने अष्ट मंत्रिमंडल बनाया। ये क्या था? ये एक सलाहकारी मंडल था, यानी सलाह देने के लिए एक मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 8 मंत्री थे। उनको अष्टमंडल कहा गया। इसमें 8 मंत्रियों का समूह था, जिसमें सबसे बड़ा मंत्री, अष्टमंडल में सबसे बड़ा मंत्री होता था पेशवा। पेशवा जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य की बागडोर भी अपने हाथों में ले लेगा। जैसे ही छत्रपति काल समाप्त होगा तो पेशवा काल आएगा। तो ये वही पेशवा थे। ये मुख्य प्रधान थे, यानी संपूर्ण राज्य की देखभाल कौन करता था? पेशवा। यानी ये क्या थे? मुख्य प्रधान, जो संपूर्ण राज्य की देखभाल करते थे। ठीक है, मतलब ये अष्ट मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे महत्वपूर्ण पद था अष्ट मंत्रिमंडल का, जिसको हम पेशवा के नाम से जानते थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री थे वो थे अमात्य, जो वित्त मंत्री। दूसरे थे अमात्य, या इनको बोलते हैं मजूमदार। ये क्या थे? वित्त मंत्री। दूसरा जो पद था, जो वित्त का लेखा जोखा, यानी जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था, उसको बोलते थे हम अमात्य या मजूमदार। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था सुमंत, जो आज के में देखे तो विदेश मंत्री, यानी अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध को बेहतर बनाने के लिए जिस मंत्रिमंडल की मंत्री की स्थापना, मंत्री को रखा, उसका नाम था सुमंत, जो विदेश मंत्री के तौर पर कार्य करता था और पड़ोसी राज्यों से अपने संबंधों की देखभाल करता था। जो चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था वाक्यनीस। चौथा मंत्री वाक्यनीस, यो दरबार की जो दरबार में दैनिक कार्यवाही होती थी उसकी देखरेख करता था। कार्यवाही की देखरेख करता था। उसके बाद एक जो मंत्री था चिंदनीस, जो राजकीय पत्र व्यवहार। पांचवा हुआ चिंदनीस, पत्र व्यवहार, यानी किसी को कोई पत्र खबर पहुंचानी है या किसी से कोई खबर आई है, उसके जो लेखा जोखा रखता था वो चिंदनीस रखता था। जो एक और पद सरे नौबत, जो मराठा सेनापति था। एक सर ए नौबत, ये थे मराठा सेनापति। मराठा सेनापति को क्या कहते थे? सरे नौबत। और एक होते थे पंडित राव। ये अनुदान विभाग देखते थे, अनुदान
विभाग, यानी किसी को कितना दान देना है वो कौन देखते थे? पंडित राव। और 8वें थे न्यायाधीश। 8वें थे न्यायाधीश। तो शिवाजी ने जब मराठा राज्य की स्थापना की तो उसमें उन्हें 3 चीजों की आवश्यकता थी। एक, राजस्व की, जिससे उनकी सारी व्यवस्था चलनी थी, तो उन्होंने 2 करों को लगाया। एक चोट, जो सुरक्षा के नाम पर लिया जाने वाला कर था। दूसरा सरदेशमुखी, जो मराठा साम्राज्य के जमींदारों पर लगने वाला कर था, उसको बोलते थे सरदेशमुखी। तो 2 कर शिवाजी ने लगाए। तीसरा, उन्हें राज्य चलाने के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक मजबूत सेना की नींव रखी। उसके बाद उन्हें ये सब कार्यभार चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने अष्ट मंत्रिमंडल की स्थापना के साथ पूरा किया। तो अष्ट मंत्रिमंडल में 8 मंत्री को रखा गया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पेशवा, जिसको मुख्य प्रधान, यानी आज का आप प्रधानमंत्री समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति को राजा समझ लीजिए, उसके नीचे प्रधानमंत्री। जो पूरे राज्य की देखभाल करेगा उसको बोलेंगे पेशवा, यानी मुख्य प्रधान। दूसरा, अमात्य, मजूमदार, यानी वित्त मंत्री, जो पूरे राज्य की वित्तीय सेवा लेखा जोखा रखेगा, राजस्व की व्यवस्था का देखभाल रखेगा, उसको बोलते थे अमात्य। तीसरा, सुमंत, यानी विदेशों के संबंध को मैनेज करने वाला या रख रखाव करने वाला, उसका नाम था सुमंत। वाक्यानीश, दरबार की दैनिक कार्यवाही की लेखा जोखा रखने वाला, उसकी देखभाल करने वाला जो मंत्री होता था, उसको को बोलते थे वाक्यानविश। वाक्यानविश। वाक्यानविश बोलते थे। उसके बाद चिंदनीश, जो राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख करता था। उसके बाद सरे नौबत, मराठा सेनापति होता था। पंडित राव, अनुदान विभाग, यानी किसी को कितना दान देना है, किस मंदिर को दान देना है, गरीबों को कितना दान देना है, किसानों को कितना दान देना है, उस सब की व्यवस्था पंडित राव के नाम का मंत्री करता था। और जो लास्ट में न्यायाधीश, जो न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था और न्याय संबंधी जितने भी कार्य थे वो करता था। बल्कि न्यायाधीश का जो मुख्य, जो मतलब सर्वोच्च अधिकारी था, वो छत्रपति ही था, लेकिन उसके नीचे न्यायाधीश को रखा हुआ था। तो ये था हमारा आज का मराठा राज्य। बाकी बचे हुए राज्य को हम कल की क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।